हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का ऐसा टॉपिक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका रस, छंद एवं अलंकार में 0.1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप तुरंत अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर चले आओगे, क्योंकि ऐसा ऐसा ट्रिक और ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आपको 10-15 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये एक वीडियो में पढ़ाया जा सकता है तो 10-15 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप इसी में रस, छंद, अलंकार सब कुछ पक्का कर सकते हो। आपका रस में भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा, छंद में भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा, अलंकार में भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रस। लेकिन आपको पता है टारगेट 90 प्लस के साथ हम लोग चल रहे हैं और आपको टारगेट 90 प्लस याद होना चाहिए और पढ़ पढ़ कर आपको 90% लाना है, नकल करके नहीं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ो। तो चलो हम लोग सबसे पहले रस का शुरुआत करते हैं। रस में सबसे पहला आपका है हास्य रस। अगर आप हास्य रस एवं करुण रस तैयार कर लोगे तो आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस का अर्थ है हंसना, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है, जो कि अभी मैं नीचे आपको बताता, लेकिन मैं पहले बता दिया। ये याद रखना, अस्थाई भाव अगर आप रस पढ़ रहे हो तो उसका अस्थाई भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उसे याद रखो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हास्य रस होता क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। किसी काव्य या कविता को पढ़कर, जैसे किसी काव्य, जैसे काव्य को पढ़ा जाता है, लाइक एज आपके इसमें है बिहारी जी के पद एंड सूरदास जी का जो है पद एंड बहुत सारी चीजें हैं। तो उसे अगर आप काव्य को पढ़कर या कविता को पढ़कर, काव्य या कविता को अगर आप पढ़ रहे हो या फिर कोई पढ़ रहा है, आप सुन रहे हो अच्छे से, तो आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप आकार, जैसे विकृत रूप आकार, वेशभूषा आदि के कारण जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, जैसे जो व्यक्ति है अगर वो सुन रहा है तो उसके हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होगा, इसके अस्थाई भाव को हास कहते हैं। और हास से हास रस की उत्पत्ति होती है, मतलब इसके अस्थाई भाव हास से हास रस की उत्पत्ति होती है। सबसे आसान तरीका और आप लोगों को लैंग्वेज में समझाया है, कितना इजी आप कह सकते हो। जैसे आप किसी कविता या काव्य को पढ़ रहे हो या फिर कोई दूसरा आपका टीचर है वो पढ़ रहा है और आप आसानी से सुन रहे हो, तो आश्रय के मन में या फिर व्यक्ति के विकृत रूप, जो व्यक्ति है उसके विकृत रूप आकार, वेशभूषा आदि के कारण जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग उससे इसके अस्थाई भाव हास से हास रस की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हास रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास। तो यहां से आप डिफिनेशन नोट कर लो, बहुत ज्यादा इजी है, कुछ है नहीं। और आपको अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, तो आपको डिफिनेशन याद हो गया क्या? एक बार और समझा दें? चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। यहां से देखो, किसी काव्य या फिर कविता, जैसे कोई काव्य हो या फिर कविता, मछली जल की रानी है, यही आप कविता ले लो, पढ़कर या फिर सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप, जैसे उसका रूप जैसे सुंदर हो या फिर थोड़ा सांवला हो, ठीक है, या फिर आकार या फिर वेशभूषा, उसका पहनावा ओढ़ावा के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके अस्थाई भाव हास हैं और हास से हास रस की उत्पत्ति होती है। तो यहां से आपको डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स हो गया होगा और आप इसे नोट कर लो, ठीक है, जरूर नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा लिया है, भले ही बड़ा हो, लेकिन इसमें आपका थोड़ा सा भी मार्क नहीं कटता। ये एग्जामिनर यानी कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सटीक डेफिनेशन है। देखो लिखा हुआ है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीये तरी तुलसी सो कथा सुने भय मुनि वृंद सुखारे, हुई है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनाय कजू करुणा करी कानन को पगु धारे। बहुत अच्छा, मेरे सबसे फेवरेट जो एग्जाम्पल है यही है। और अगर मैं अपना फेवरेट एग्जाम्पल लिख दिया हूं, आप इसे याद कर लेना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत सटीक है और बोर्ड एग्जाम में ये ज्यादा लिखा जाता है और यही कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा रस है। तो अगर आप इसमें देखो तो हंसी का बोध है, इसलिए आपका हास्य रस है। अब स्पष्टीकरण आपका ऐसे लिखोगे, इसका स्पष्टीकरण भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा और आपको इसी प्रकार से लिखना है। स्पष्टीकरण में सबसे पहले आपको इसका अस्थाई भाव पता होना चाहिए। स्पष्टीकरण मतलब आपको स्पष्ट कर देना है इसी में, ठीक है। ओ सॉरी, स्पष्टीकरण तो लिखा है ऑलरेडी। यहां सबसे पहले आपको इसका अस्थाई भाव पता होना चाहिए। तो इसका अस्थाई भाव क्या है आपको पता है, ठीक है। क्या है इसका अस्थाई भाव? हास है,
चलो अच्छी बात हो गई ना। अगला देखो, आपको ये पता चल गया तो अब आपको विभाव यानी कि आश्रय आपको पता होना चाहिए। विभाव के अंतर्गत ही आश्रय आता है, ठीक है। आश्रय इसमें क्या है, पाठक या फिर श्रोता है। पाठक ये एग्जाम्पल में जो है पाठक या फिर श्रोता, ठीक है, इसी एग्जाम्पल में है। एंड आलंबन क्या है, विंध्य के वासी ऋषि मुनि है आलंबन। सभी ये सारे इसके मतलब ऐसे लिखा जाता है स्पष्टीकरण, तो आपको एक भी मार्क आपका कटता नहीं है। और अगर आप इस तरह लिखोगे तो आपका एक भी मार्क क्या, आधा का आधा भी नहीं काट पाएंगे। विंध्य के वासी, कौन है विंध्य के वासी, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, ये समझ में आ गया। अब आपको समझना चाहिए अनुभाव इसमें क्या है। अगर एक दो पॉइंट कम भी लिख दोगे तो कुछ नहीं, सब सही है, ठीक है। इसमें अनुभाव है हंसना, क्या है, हंसना, ठीक है। एंड संचारी भाव आप बता दो, बस इतना चीजें आपको बताना है बस। संचारी भाव, संचारी भाव इसमें है स्मृति चपलता, स्मृति चपलता। तो यहां से स्पष्टीकरण भी बहुत इजी था, मैंने आपको बता दिया। तो यहां से आपका हास्य रस कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। और आपको यह भी समझ में आ गया होगा आखिर हास्य रस होता क्या है। तो अब हम लोग दूसरे रस को देखते हैं, करुण रस को, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा रस आपको करुण रस याद करना है। इन्हीं दो रस को याद करके आपको 2 नंबर पक्का कर लेना है। एक को लिखना है, अगर एक भी याद को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो करुण रस का अर्थ है करुणा करना, शोक करना, क्या, शोक करना। लाइक जिसका स्थायी भाव ही शोक होता है। जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के मन में बंधु या विनाश या बंधु वियोग या द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। विनाश का यानी कि रोने का अगर आपके हृदय में हो, या द्रव्य विनाश का भाव उत्पन्न हो, या फिर बंधु या विनाश इन सब का भाव उत्पन्न हो, तो इसी को करुण रस कहा जाता है। बहुत इजी मैंने बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत सटीक है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप जरूर अच्छे मार्क पाओगे। बहुत ज्यादा आप शॉर्टकट लिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आप एग्जामिनर को नहीं समझा पाओगे तो आपको मार्क नहीं देगा। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, उसको भी तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको याद करना है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत सटीक एंड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दोनों का, बहुत अच्छा। और मेरा ये दोनों फेवरेट था जब मैं क्लास 10th में था, और अच्छा, मुझे बहुत अच्छा, इसी को मैं याद करता था क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था ये दोनों एग्जाम्पल, मणि खोई भुजंग सी जननी और विंध्य के वासी। और आपको यही याद करना है और फुल मार्क आपको दिया जाएगा। तो यहां से आप ये याद कर लेना, बहुत ईजी है, 2 लाइन का है। स्पष्टीकरण में आपको बता देता हूं, स्पष्टीकरण में वही सारी चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, आपको अस्थाई भाव पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अस्थाई भाव। चलो अब अस्थाई भाव भी हम लोग जान लेते हैं। अस्थाई भाव इसको आपको पता है, शोक होता है। क्या होता है, शोक। एंड विभाव क्या है इसमें, सब कुछ आप स्टेप बाय स्टेप सीखो। कोई आपको आगे बढ़ने की इतना जल्दी नहीं है, आपको अच्छे से सीखना है। भले ही आपको 2 मिनट टाइम क्यों ना लगे, लेकिन आपको अच्छे से सीखना है, जिंदगी भर नहीं भूलना है। अगर इसे नोट कर लोगे, 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको कभी कभी नहीं भूल पाओगे। आश्रय आप देख लो, इसमें आश्रय हैं श्रवण कुमार के माता पिता, श्रवण कुमार के माता पिता। इसमें भाई बहुत ज्यादा रोने का बोध है, शोक का बोध है, ठीक है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है। एंड अनुभाव आप समझ लो, कोनो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजें लिखने की। अनुभाव आप समझ लो, सिर पटकना या प्रलाप करना, सिर पटकना या फिर प्रलाप करना, रोना या फिर सिर पटकना, दोनों है। अब संचारी भाव आपको मैं बता दूं, संचारी भाव, संचारी भाव भाई सॉरी यार, भाव, संचारी भाव में आप क्या लिखोगे, इसमें है स्मृति या विनाश, स्मृति या विनाश।
जैसे उसमें क्या था, हंसना, हंसना था, लेकिन इसमें स्मृति या फिर विनाश है। तो यानी कि ये आपका करुण रस भी कंप्लीट हो गया। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ है नहीं करुण रस में। आपको एक एग्जांपल ये वाला याद कर लेना है, परिभाषा ये याद कर लेना है, एंड आपको स्पष्टीकरण ये याद कर लेना है। बहुत सारे लोग आपको मैंने देखा है पढ़ाते हैं लेकिन स्पष्टीकरण नहीं बताते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्पष्टीकरण भी आपको लिखना है। अगर हमसे पढ़ रहे हो तो भाई एग्जाम में स्पष्टीकरण भी लिख देना। तो यहाँ आपको पूरा रस, दोनों रस कंप्लीट कर दिया गया। अब रस के बाद आपको मैं छंद पढ़ाता हूँ, ठीक है। छंद आ जाओ। रस के बाद छंद में 2 नंबर पक्का कर लेते हैं। रस में आपका 2 नंबर पक्का हो गया। इसके बाहर मैं 100% गारंटी लेता हूं नहीं पूछा जाएगा, तो नहीं पूछा जाएगा आपसे। केवल जितना मैंने बताया है उतने में से ही पूछा जाएगा, केवल करुण रस एवं हास्य रस ही पूछा जाएगा, ठीक है। और सारी वीडियोज आपको, बहुत सारी वीडियो दी जाएंगी जिसमें आपका सब कुछ पक्का कर दिया जाए, ठीक है। तो छंद में भी बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। छंद में आपको सबसे पहले मैं रोला छंद बताता हूं। 2 छंद आपको याद करना है, रोला छंद एवं सोरठा छंद। तो मैं आपको रोला छंद बताता हूं। देखो, यह छंद 4 पंक्तियों का एक सममात्रिक छंद होता है। लाइक जहां 4 पंक्ति होते हैं, देख लो मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा देता हूं। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, ठीक है। 4 पंक्तियों वाला होता है। और एक सममात्रिक छंद होता है। अगर 4 पंक्ति है तो ये एक सममात्रिक छंद होगा। इसमें 8 चरण होते हैं। 8 चरण का अर्थ क्या है यहां समझा दें आपको थोड़ा सा। देखो, ये देखो, 1 चरण, ये कामा लगा हुआ है। ये 2 चरण, 3 चरण, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 चरण होते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। यानी कि 8 आपकी कितने चरण हैं यहां, हाँ, मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होती हैं, ठीक है। प्रत्येक पंक्ति में, जैसे 4 पंक्ति होती हैं तो कितने मात्राएं होती है, 24 एक पंक्ति में, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो रोला छंद कहलाता है। रोला छंद में कुछ है नहीं, प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यत विराम लगा होता है, मतलब कॉमा लगा होता है, जैसे मैंने अभी लगाया है। तो कुछ आपको समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया, क्योंकि यह छंद 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रक छंद होता है और इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं प्रत्येक पंक्ति में होती हैं। रोला छंद कहलाता है। एग्जाम्पल में समझाऊंगा, मात्रा ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण में मैं अभी समझा दूंगा बस। देखो, यहां लिखा हुआ, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिसके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी या भूप शिवाजी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा है। अगर आप इसे याद कर लोगे तो हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट रहोगे और अच्छा एग्जाम्पल भी है। यहां देखो, यहां इसका 2 मात्रा, क्योंकि यहां बड़ी ई की मात्रा है, यहां भी बड़ी ई की मात्रा, 2 मात्रा। अगर छोटी ई की मात्रा होती तो 1 मात्रा हो जाता। फिर यहां बड़ा आ का मात्रा, इसलिए 2 मात्रा, छोटा आ रहता तो 1 मात्रा, फिर 2, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6। यहां आपका 1 मात्रा है, यहां 2 मात्रा है, बड़ी ई है। तो 2, 1, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। इधर आपका 11 हो गया। अब इधर आपको 13 करना है। जिन्होंने भारत बाजी, जिन्होंने में छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा है, और इन दोनों को मिलाकर 2 और 2, ठीक है। और यहां भी आपका 2 मात्रा है, 1, 1। रा में 1 मात्रा हो गया, ता में 1 मात्रा, और बा में 2 मात्रा, और जी में भी 2 मात्रा, क्योंकि बड़ी की मात्रा है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, ठीक है। 13 इधर हो गया, 11 उधर, यानी कि कुल मिला के कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं, ठीक है। एक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। दूसरा समझो, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी। ना पे छोटी मात्रा है तो 1 मात्रा, और जा अकेला है, छोटा आ का मात्रा तो 1 मात्रा। बा और ला, इसमें 1 मात्रा है, क्योंकि बड़ा आ का मात्रा नहीं है, छोटा आ का है, कोई मात्रा भी नहीं है। से पर आपका 2 मात्रा होगा। बा और ला, इसमें 1 मात्रा, एंड में और टा, में पे आपको 2 मात्रा होगी और टा पे 1। तो देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। इधर देखो, वी पे छोटी मात्रा 1 मात्रा, धा और मी माँ पे बड़ी मात्रा। यहाँ माँ पे बड़ी ई के मात्रा में 2 है, और ये आधा रा और ये धा लेकर 2 मात्रा हो जाती हैं। तो यहाँ आपका हो गया। फिर मुंह पे छोटी की मात्रा है तो 1, गा पे 1, ला पे 1, फिर यहाँ 1, फिर 2, 2। तो इधर हो गया 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, ठीक है। यानी कि ये भी 24 मात्राएं हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जिसके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, फिर यहाँ 1 मात्रा, 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, इधर 11 हो गई। इतने में 11 मात्रा, ये कॉमा लगा है। फिर इधर देखो, सके जंगी न जहाजी, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 1, 9,
4 13, तो इधर भी आपकी 24 मात्राएं होगी। ठीक है, याद कर लेना और आप लोग नोट कर लेना जैसा मैं बता रहा हूं वैसा। है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी या भूप शिवाजी। हाय पे 2 मात्रा है, ये पे 2 मात्रा है, वाह केवल अकेला है तो 1 मात्रा, और ही पे बड़ी मात्रा इसलिए 2 मात्रा है। पा में रा लगा हुआ लेकिन 1 है, लेकिन ये रा जो है इसके साथ जोड़ ले गया है, 2 हो गया 2। ठीक है, अब यहां देखो 2 2 4 2 6 2 8 3 11 मात्रा इधर हो गई, एंड आपको 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 1 8 1 9 4 13, इधर भी 24। यानी कि ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सटीक है, और सब मैंने मात्रा को आपको गिना दिया कैसे आए हैं। आपको पता है अगर बड़ी ई की मात्रा, जैसे अगर बड़ी ई लिखा हुआ है तो 1 मात्रा, छोटी ई लिखा हुआ है तो यहाँ 2 मात्रा हो जाएंगी, यहाँ 1 मात्रा, छोटा ऊ लिखा हुआ है तो 1 मात्रा, बड़ा ऊ लिखा हुआ है तो 2 मात्रा, ऐसे इसका जो मात्रा है वही माना जाता है। अब स्पष्टीकरण में थोड़ा सा लिख दो, क्या दिक्कत है। सब कुछ स्पष्ट हो ही गया कि सब सही है, मैंने गिनकर देख लिया। तो स्पष्टीकरण में आप क्या लिखोगे ये भी तो आप लोगों को जानना जरूरी है। स्पष्टीकरण में आप लिख दो कि जैसे स्पष्ट तो हो गया भाई ये कौन सा छंद है, रोला छंद है, तो आप लिख दो उपयुक्त। जो आप ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं, उपयुक्त छंद में 8 चरण व 4 पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में पंक्ति में 24 मात्राएं हैं। क्या है? 24 मात्राएं हैं। लगभग डिफिनीशन के टाइप का ये भी होता है। अतः यह रोला छंद है। बस ये आपका हो गया स्पष्टीकरण। भाई एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। ये है एग्जाम्पल, ये है स्पष्टीकरण एंड ये है आपका डिफिनेशन। बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप लोग नोट कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, अब हम लोग अगला देखते हैं, सोरठा छंद देख लेते हैं। यहां रोला हम लोगों ने देख लिया, आप सोरठा देखो। सब कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। देखो सोरठा में क्या है कि यह अर्ध सामात्रिक छंद है। अर्ध मतलब क्यों है? क्योंकि इसमें 2 ही पंक्तियां होती हैं। अगर 4 पंक्तियां होंगी तो वो सामात्रिक छंद होगा, लेकिन इसमें 2 ही पंक्तियां होती हैं, इसलिए ये अर्ध सामात्रिक छंद है। क्योंकि इसमें 4 चरण होते हैं, जबकि उसमें कितने चरण थे? 8 चरण थे, 4 पंक्तियां थी। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 4 चरण है। ठीक है, और प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं। प्रथम और तृतीय, याद रखना, प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा का ये उल्टा होता है। दोहा में इसके उल्टा होते हैं। लाइक अगर दोहा की बात की जाए तो प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी, लेकिन इसमें प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बस इतना सा आपको समझना था। अब आपको मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं। देखो यहां लिखा मात्रा ऑलरेडी मैंने लिखा है बहुत अच्छे से। जे ही सुमिरत सिद्ध होई गणनायक का विवर बदन, बहुत अच्छा है। करहूं अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। ठीक है, अब इसका आप लोग मात्रा काउंट कर लो, फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मात्रा देखो, जा एक मात्रा, यहां आप देखो एक मात्रा मैंने सबको दिया है, देख लो। और देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां प्रथम तथा तृतीय चरण। ये प्रथम है, ये तृतीय है। इसमें देखो कितनी मात्रा है, 11। चलो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। ठीक है, सही है। इधर देखो 2 1 3 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13। प्रथम, ये चौथा चरण है, सॉरी ये तृतीय चरण है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 मात्राएं हो चुकी हैं इसमें। अब देखो चतुर्थ और दूसरा एंड चौथा चरण में कितना है, 13 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 2 एंड 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये भी हो गया। इसका मतलब ये कौन सा है छंद? सोरठा छंद है। कौन सा छंद है? सोरठा छंद है।
अब भैया अगर आपको सब कुछ पता चल गया, इसका एग्जाम्पल भी सही है, सोरठा छंद की परिभाषा भी पता चल गया, अब हमें क्या लिखना है? स्पष्टीकरण। क्या लिखना है? स्पष्टीकरण। तो कुछ है नहीं स्पष्टीकरण में, केवल आपको स्पष्टीकरण मैंने हेडिंग डाला है ऑलरेडी। तो चलो भैया हम लोग फटाफट लिख देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्या है, आपको लगभग डिफिनीशन के टाइप का स्पष्टीकरण इसमें लिखना पड़ता है। तो उपयुक्त छंद में जो है ना, उपयुक्त जो आपका ऊपर छंद है, जो आपका उदाहरण है, उपयुक्त उदाहरण लिख दो। उपयुक्त उदाहरण में 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। ठीक है, 4 चरण हैं, आप गिन लो भाई, 4 हैं। ओके, इतना समझ में आया। इसमें प्रथम तथा तृतीय चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। 13 मात्राएं हैं। अतः यह क्या है? यह कौन सा छंद है? यह सोरठा छंद होगा। तो यहां से आपको यह भी समझ में आ गया, सोरठा छंद में कुछ नहीं है, स्पष्टीकरण बहुत इजी है, केवल आपको परिभाषा याद रखना है और आपका एग्जाम्पल केवल ज्यादा याद रखना है। परिभाषा भी बहुत ज्यादा इजी है। आपको प्रथम एंड तृतीय में 11 मात्राएं, एंड द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं। तो यहां से आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया? रस कंप्लीट हो गया एंड छंद कंप्लीट हो गया। बचा क्या? अलंकार। तो आइए हम लोग अलंकार भी कंप्लीट कर लेते हैं। अलंकार आपको पता है 2 मार्क का पूछा जाता है टारगेट 90+ के साथ। पहला अलंकार है उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार की परिभाषा भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो यहां आओ हम लोग देखते हैं उपमा अलंकार। देखो समझना ध्यान से, देखो उपमा अलंकार का अर्थ है उपमा यानी कि कंपैरिजन करना, कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट काइंड्स, यानी कि 2 अदर, यानी कि अलग अलग चीजों में हमें कंपैरिजन करना है। देखो, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहां या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे एक वस्तु है या फिर व्यक्ति है, किसी दूसरे वस्तु से या व्यक्ति से तुलना की जाए, मतलब तुलना की जाए या समानता बताई जाए, तो वही को हम लोग कहते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें है कुछ नहीं, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो यही आपको लगेगा यार कितना बड़ा बोझ है, याद ही नहीं होता, याद ही नहीं होता। लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो कहोगे यार ये तो हलवा है, हलवा तुरंत खा लोगे। लेकिन ध्यान से समझो, यहां कहने का अर्थ है उपमा। उपमा अलंकार का अर्थ है जहां किसी वस्तु हो या व्यक्ति हो, वस्तु भी हो सकती है व्यक्ति भी हो सकती है, कि किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म, जैसे उनका गुणधर्म जो हो समान हो, समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। अब भैया इतना में अगर नहीं याद हुआ हो तो वीडियो पीछे करके 2 बार और मैंने बोला है वो पढ़ लो और आपको समझ में आ जाएगा। यहां अब आप समझो, एग्जाम्पल है हरिपद। हरि का जो पद है, पद मतलब पैर, कोमल नहीं कमल, कोमल 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 कमल से, हरिपद कोमल कमल से। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़े हो? पढ़े होंगे। ठीक है, ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, वैसे तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। अब देखो, सबसे पहले यहां आप समझो इसमें है क्या। पहले इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पष्टीकरण, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं और उनका मार्क कट जाता है। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें स्पष्टीकरण भी नहीं बताए हैं। तो ऐसा नहीं यार, स्पष्टीकरण जरूर लिखना पड़ेगा, स्पष्टीकरण जरूर लिखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको बताना है उपमेय क्या है, ठीक है, उपमेय क्या है एंड उपमान क्या है, ये 3-4 चीजें बतानी पड़ती हैं। उपमेय, उपमान एंड वाचक, जैसे वाचक शब्द होता है, ओके, एंड साधारण धर्म। सबसे पहले आप उपमेय और उपमान समझ लो कैसे पहचाना जाता है।
जैसे उपमान वो चीज होती है जिस वस्तु की समानता या तुलना की जाए। लाइक यहाँ हरिपद की तुलना कमल से की जा रही है, मतलब जिस चीज की तुलना की जाती है, तो यहाँ हरिपद का तुलना किया जाता है किससे? कमल से। तो जिस चीज की तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। लाइक हरिपद यानी कि हरि के जो पद है। अब जिस चीज से तुलना की जाए वो उपमान होता है, अर्थात कमल। वाचक शब्द जैसे से जुड़ गया, का जुड़ गया, तो ये सारी चीजें वाचक शब्द होते हैं जो विशेषता बताती है। कोमल, कोमल है, सुंदर है, मुलायम है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं साधारण धर्म। जिंदगी भर याद रखो, जिस चीज की तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिस चीज से तुलना की जाए वो उपमान होता है, और जो लगा होता है से, सा, बा, सा, ये सब वाचक होते हैं। और साधारण धर्म जैसे आपकी विशेषता होती है, वो काला है, सुंदर है, कोमल है, मुलायम है, ये सारी चीजें आपकी साधारण धर्म होती हैं। तो यहां से उपमा अलंकार में कुछ है नहीं, तुरंत समझ जाओगे अलंकार, उपमा अलंकार, और आपको पहला अलंकार समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा समझते हैं। दूसरा समझो, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में भी कुछ नहीं है। रूपक अलंकार में क्या समझोगे? देखो, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की भेद रहित आरोप किया जाए, मतलब आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसका स्पष्टीकरण बताता हूं। ठीक है, स्पष्टीकरण जैसे यहां एग्जाम्पल है, चरण कमल बंदो हरिराई। बहुत अच्छा सा ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में है आई होप। ठीक है, बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो बच्चा पार्टी ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, VIMP है। और थोड़ा सा यहां से नीचे ले जाना था, मतलब कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा होगा। यहाँ स्पष्टीकरण में बहुत छोटा सा लिखता हूं, क्योंकि इसका स्पष्टीकरण भी बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसमें भेद रहित आरोप किया जाता है, इसलिए स्पष्टीकरण में भी एक भेद रहित आरोप लिख देना है, छोटा सा बस। तो आपको स्पष्टीकरण कैसे करना है? लाइक यहाँ चरण जो है ना, यहां चरण में कमल का, चरण में कमल का भेद न रखकर क्या किया गया है? एक रूप बताया गया है, इसमें कोई भेद नहीं किया जाता, बिल्कुल उसी के समान बता दिया जाता है, बताई गई है। लाइकेज यहाँ मतलब कोई तुलना नहीं की जाती है, डायरेक्ट बता दिया जाता है, ये उनकी तरह हैं तो हैं, कोई तुलना नहीं है कि यहाँ आपको इनके चरण जो हैं कमल के समान हैं तो हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसी की तरह है। तो ये आपका स्पष्टीकरण हो गया, एंड रूपक अलंकार भी समझ में आ गया होगा, 1% आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। यहां से आपको फर्स्ट आपको कौन सा अलंकार समझाया गया है, और सेकंड ये रूपक अलंकार समझाया गया है। ठीक है, फर्स्ट आपका उपमा अलंकार है, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा समझ लो लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको क्या कहना है? जहां उपमेय में उपमान का संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु आदि वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ये सारी चीजें मनु, जनु, मानो, जानो, मनहु, जनहु, ये सारी चीजें किसी भी पंक्ति में लगी हुई हैं तो वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग सोच रहे होंगे बता दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो बता देते हैं। एग्जाम्पल में आपके साथ में एक बढ़िया सा लिख रहा हूं जो कि आपको याद रखना है। यहां देखो, सोहत ओढ़े पीठ पटु, आपने पढ़ा होगा सोहत, रुको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। सोहत ओढ़े पीठ पटु, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात। यार याद हो जाएगा ना, बहुत इजी है। एक लाइन और है, या देखो मनो आ गया तो इसलिए आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, मैंने वाचक शब्द में बताया है। मनो नीलमणि शैल पर, मनो नीलमणि शैल पर, नहीं यार सॉरी, आतपु है, आतपु
प्रयो प्रभात, बस इतना आपको याद रखना है। आपत प्रयो प्रभात बहुत ज्यादा इजी है। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रयो प्रभात। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण मैं आपको समझा देता हूं। इसका स्पष्टीकरण में कुछ है नहीं, स्पष्टीकरण आप हेडिंग डाल दो। स्पष्टीकरण एंड आपको मैं समझा देता हूं क्या क्या चीजें हैं। यहां थोड़ा सा आपको याद रखना है। उपमेय, यहां 4 चीजें बताना। एक तो उपमेय बताना पड़ता है, एक उपमान बताना पड़ता है, एंड एक क्या बताना पड़ता है, वाचक बताना पड़ता है, एंड एक साधारण धर्म। चारों चीजों की बात कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं कि यही चीजें, जैसे उसमें दूसरा चीज बताया गया है रूपक अलंकार में भेद वाली चीजें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां देखो, इसमें है पीला वस्त्र धारण किए श्री कृष्ण का श्याम शरीर। पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण का श्याम शरीर, ये है उपमेय। ठीक है, इसी की तो तुलना की गई है। और उपमान किससे तुलना की गई है, प्रातःकालीन धूप से। प्रातः कालीन धूप से शोभित या सुशोभित नीलमणि एंड वाचक शब्द है मनो। मैंने बताया है इसमें मनो ये सब सारी चीजें लगी होती हैं। एंड इसमें है साधारण धर्म है वस्त्र एंड धूप की चमक, ये सारी चीजें साधारण धर्म है। तो यहां से आज आपको मैंने पूरा रस छंद अलंकार पढ़ा दिया। अब आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया, इसके बाहर नहीं आएगा। आपको ये 6 नंबर आपका पक्का कर लो। एंड आपको पूरा रस पढ़ा दिया, छंद पढ़ा दिया एंड अलंकार पढ़ा दिया। तो अगर अब इतना अगर आप पढ़ के अपना 6 नंबर पक्का कर लोगे तो आगे की चीजें और पढ़ाई जाएंगी, ताकि आपका 70 नंबर पक्का हो जाए, मतलब एक एक टॉपिक करके। तो ये था हमारा रस छंद अलंकार। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे पेजेस लिखे गए थे जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने थे। तो ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, तभी आपके लिए ऐसे स्पेशल वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे हर एक टॉपिक से। पूरा पार्ट एक वीडियो में, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक वीडियो में, सब कुछ। अगर मैं चाहता तो इसी को 10-15 वीडियोस बना सकता था, लेकिन नहीं, आपका फ्यूचर मुझे कम समय में बनाना है। कम समय में हमें 15-20 मिनट में जो पढ़ा सकते हैं उसे पढ़ाना है, ना कि हमें उसे 1 घंटे तक बनाना है। तो अगर मैं ये चाहता कम से कम 20 वीडियो बना सकता था, लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है और आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।